पिछले 11 साल से, जैसा आपने कहा, इस देश में इस पे डिस्कशन हो रहा है। याद रखिए, आज से 15 साल पहले इस देश की पार्लियामेंट ने कंसेंसस से पास कर दिया था कि कास्ट सेंसस होना चाहिए। 2010 का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट में, मतलब डिबेट के बाद मनमोहन सिंह जी ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे एग्री किया था इस बात। 2 दिन चर्चा हुई थी पार्लियामेंट, उसके बाद नहीं। अब तो ये आपको बताता है कि क्या है। खैर, ये जो डिबेट इस देश में चल रही है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है डिबेट। कास्ट सेंसस की डिबेट इस देश में कास्ट रिजर्वेशन की डिबेट से बिल्कुल अलाइन हो गई। जो रिजर्वेशन के हक में था वो कास्ट सेंसस के हक में खड़ा हो गया, और जो रिजर्वेशन से जिसको रिजर्वेशंस थी वो सब कास्ट सेंसस के खिलाफ खड़े थे। और मैं कई बार पूछता था, कभी हंसी से और कई बार जेन्युइन उससे भी, कि भाई जो लोग रिजर्वेशन को अपोज करते हैं, जो ईमानदारी से अपोज करते हैं, जिनके दिल में वाकई ये है कि कास्ट एक पुराने जमाने की चीज थी, अब खत्म हो गई है इस देश के अंदर, अब काहे को आप ये सब बातें करते हैं। अब देखिए, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी का सही सवाल है, कास्ट वास्ट के सवाल अब निकल गए हैं। उन लोगों को तो कास्ट सेंसस की डिमांड करनी चाहिए, क्योंकि दैट इज द फाइनल एविडेंस व्हिच विल डेमोन्स्ट्रेट योर केस। सो जो अजीब बात ये है, देखिए, मरीज को क्या दवाई देनी चाहिए इस पे बहस हो सकती है, मगर एक्सरे होना चाहिए कि नहीं इस पे बहस होती है, तो बड़ा अजीब मामला लगता है। और बहस ही नहीं होती है जब कोई दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है एक्सरे नहीं होने देंगे और कुछ भी हो जाए। सो आपको लगता है कि भैया अब मामला गड़बड़ है, ये कुछ सिंपल मतलब मरीज और दवाई और बीमारी का मामला नहीं है, कुछ और मामला डिस्कस होगा। और यही इस देश में काफी वक्त से हो रहा है। तो एक तरफ वो था, दूसरी तरफ कास्ट सेंसस को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज दिखाई देती थी कि भाई रिजर्वेशन बढ़ जाएगा इससे। कोई किसी चीज से उनको भी मतलब, उनको मतलब ये था कि जो 27% है और जो 50% की मियाद लगी हुई है ये टूट जाएगी, इससे मामला ऊपर चला जाए। तो सारी कास्ट सेंसस की डिबेट रिजर्वेशन की डिबेट से लिमिट होकर रहे। और ये बेहद जरूरी है कि हम समझें कि कास्ट सेंसस उससे कहीं बड़ी चीज है, और जैसा प्रोफेसर हसन ने कहा, ये एक स्ट्रक्चरल चेंज का एक ट्रिगर हो सकता है। होगा या नहीं हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है। और वो क्यों? क्योंकि 2 चीजें इसमें बहुत बड़ी हैं जो मैं समझता हूँ नोटिस करनी चाहिए, और बतौर फुटनोट में जरूर कह दूं, ये सीधा प्रोफेसर सतीश देशपांडे से लिया होगा। कभी मौका मिले तो उनको जरूर बुलाइएगा इस पे कहने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है इस सवाल पे सबसे संजीदा तरीके से देश में सोचने वाले लोग हैं। और मैंने खुद सीखा भी है, और मैंने अपनी पोजीशन बदली है उनसे सीख। पहले मुझे लगता था कि SC ST OBC का एन्यूमरेशन होना जरूरी है, जनरल के एन्यूमरेशन की क्या जरूरत। मेरी इनिशियल पोजीशन 2008-9 में ये हुआ था। लेकिन फिर सतीश ने 2 चीजें हमें समझाई। एक तो ये कि कास्ट सेंसस इसलिए जरूरी है, ये एक्नॉलेज करने के लिए कि इस देश में हर शख्स की कास्ट होती है। आज की दिक्कत ये है कि जो कास्ट सिस्टम के शिकार हैं सिर्फ उन्हीं की कास्ट है। जैसे अमेरिका में व्हाइट की कोई रेस नहीं होती, सिर्फ ब्लैक की रेस होती है, हिस्पैनिक की रेस होती है, कलर्ड की रेस होती है। व्हाइट तो व्हाइट है, उसकी रेस क्या है। इसी तरह से इस देश में सवर्ण की कोई जाति नहीं है, बाकी सबकी जाति है। और सवर्ण इतनी मासूमियत से कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं मेरी कास्ट क्या है। यूनिवर्सिटी में गए, किसी ने बताया, फिर मैंने पापा से पूछा। ये जो मासूमियत है, और ये मासूमियत जो कि सिर्फ कास्ट प्रिविलेज से ही आ सकती है, उस मिथ को तोड़ने के लिए कि हम सब की कास्ट है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी सिर्फ कास्ट है और कुछ नहीं, बहुत कुछ है। मैं अगर मेरे को कहे कि कोई तुम सिर्फ यादव और कुछ नहीं हो, तो मुझे मतलब I would feel insulted. Of course, all of us should feel insulted if we are reduced only to caste. मगर ये कहना कि हम कुछ लोग कास्ट लेस हैं इस देश में, क्योंकि वो भूल गए हैं कि किस कास्ट की सीढ़ी पे चढ़ के वो आज यहाँ पहुंचे, ये सबसे बड़ा मिथक है इस देश का। उसे तोड़ने के लिए कास्ट सेंसस की जरूरत है। दूसरी और ज्यादा बड़ी बात जो सतीश देशपांडे ने मुझे सिखाई वो ये थी कि दुनिया में अंडर प्रिविलेजेस को डॉक्यूमेंट करना जरूरी है,
डिसएडवांटेजेस और डिस्क्रिमिनेशंस को समझना, बैकवर्डनेस को समझना बेहद जरूरी है। लेकिन वो आप तब तक नहीं समझेंगे जब तक आप प्रिविलेजेस को डॉक्यूमेंट करना शुरू नहीं करेंगे। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रिविलेज है कि मेरे प्रिविलेज के बारे में किसी को पता न लगे। इससे बड़ा कोई प्रिविलेज दुनिया में नहीं। अपने प्रिविलेजेस पे पर्दा डाल के रखना सबसे बड़ा प्रिविलेज। और कास्ट, ये जो जनरल का सेंसस करना इसलिए जरूरी है कि इस देश में प्रिविलेजेस का स्ट्रक्चर क्या है वो अनमास्क होना चाहिए, और ये बेहद जरूरी है। तो मैं कास्ट सेंसस को इस मायने में बहुत बड़ी चीज समझता हूँ। और इसलिए वो जो सिंपल प्रो रिजर्वेशन एंटी रिजर्वेशन डिबेट है उससे कहीं आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि वाकई ये क्योंकि एक्सरे का मुहावरा बहुत इस्तेमाल हुआ है, मैंने भी किया है। तो कास्ट सेंसस एक हिंदुस्तानी समाज का, सिर्फ हिंदू समाज का नहीं, मुस्लिम समाज का भी, क्रिश्चियन समाज का भी, सिख समाज का भी, पूरे हिंदुस्तानी समाज का एक एक्सरे ही नहीं है। एमआरआई, एक्सरे एमआरआई का फर्क मैं एक मिनट में कुछ बताऊंगा क्या है, क्योंकि वो एमआरआई तक पहुंचता है और मुझे एमआरआई चाहिए, मेरा मामला सिर्फ एक्सरे से नहीं चलेगा। Which is connected to what is caste census. Of course, Shirin said that I would not insult the intelligence of the audience. Allow me to take that risk. हो सकता है आप में से 60% लोगों को पता हो, लेकिन अगर 20-30% को नहीं पता हो तो फिर भी मैं ये जहमत उठाऊंगा, क्योंकि ये बेहद जरूरी चीज है। और चूंकि इस कमरे में बैठे खड़े 100-150 लोगों को अगर पता लग जाएगा तो मेरी उम्मीद है कि 10-20 हजार लोगों तक तो ये बात पहुंचेगी। What is caste census? ये हमें समझना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान के 90% पढ़े लिखे लोगों को नहीं पता है कि कास्ट सेंसस है क्या। I divide it into 3 categories. One is what I would call complete caste enumeration in the existing census. हिंदुस्तान में हर 10 साल के बाद सेंसस होता है। उस सेंसस में पार्शियल कास्ट एन्यूमरेशन हमेशा होता रहा, कोई नई बात नहीं है। जो सब कहते हैं 1930 से पहले के बाद से कुछ नहीं हुआ है, सब झूठ है। हर हिंदुस्तान के सेंसस में, आजाद हिंदुस्तान के सेंसस में हमेशा जो टीचर आपके घर आते थे वो आपसे पूछते थे क्या आप SC ST हैं या कि जनरल हैं। अगर आप SC या ST बताते थे, अगर मैं कहूँ मैं SC हूँ, तो फिर मुझसे पूछते थे कि अच्छा आपकी जाति क्या है, और आपकी जाति बाकायदा रिकॉर्ड होती थी, उसको एनालिसिस किया जाता था। तो आज भी अगर आप जानना चाहें कि गाजियाबाद जिले में सिर्फ SC कितने हैं वही नहीं, कितने जाटव हैं, कितने वाल्मीकि हैं, कितने धानक हैं, और कितने धानक BA पास हैं और कितने वाल्मीकि मैट्रिक पास हैं, इसके रिकॉर्ड आपको आसानी से मिल सकते हैं। पिछले 50 साल से ये डेटा हमेशा कलेक्ट हुआ है। तो कास्ट सेंसस में क्या बना है? कास्ट सेंसस का मतलब होगा कि अब ये सब, अब तक था जनरल, अगर आप कहते थे तो आपसे ये सवाल नहीं पूछा जाता था कि आपकी जाति क्या, क्योंकि आप कास्टलेस हो जाते थे ना उसके बाद। अब आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। आपसे उम्मीद करता हूं कि अब स्ट्रक्चर ये होगा कि आपसे पूछा जाएगा आर यू SC ST SC BC जो कि OBC का टेक्निकल नाम है, और जनरल। एंड व्हाटएवर द केस, सबसे फिर पूछा जाएगा नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज योर जात। इसे मैं कहता हूं कंप्लीट एन्यूमरेशन ऑफ कास्ट इन द एग्जिस्टिंग डेसेनियल सेंसस। बाकी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। ये जो तमाम अफवाहें फैलाई जा रही थी, ये तो हो ही नहीं सकता, 10 साल लग जाएंगे ये करने में, पूरा सेंसस बदलना पड़ेगा। नहीं हुजूर, सिर्फ एक कॉलम के अंदर आपको एक एडिशनल रो डालना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। मैंने बाकायदा एक बार करके चलाया भी था इसको सोशल मीडिया पे कि दिस इज व्हाट इट वुड टेक टू डू कास्ट सेंसस। इट इज नथिंग बट ए टाइनी मॉडिफिकेशन इन कॉलम 9A और समथिंग, या 8C ऐसा कुछ कॉलम था, उसमें एक माइनर सा अमेंडमेंट होगा। बाकी सेंसस हूबहू जैसा है वैसा ही रहेगा और आपको कंप्लीट कास्ट एन्यूमरेशन हो जाएगा। बट दैट इज ओनली वर्जन 8, टू मी द टाइनीएस्ट वर्जन। मैं उससे खुश नहीं हूं। देन देयर इज, क्योंकि इससे आपको क्या, ये इंपॉर्टेंट कदम है,
इससे आपको पता लगेगा कि किस जाति की क्या संख्या है, किस कैटेगरी के क्या नंबर्स हैं। लेकिन उसके साथ साथ आज के सेंसस में जितने तमाम दूसरे वेरिएबल्स पूछे जाते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कास्ट वाइज मिल जाएगी। कास्ट वाइज, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज। मतलब रेवाड़ी के खोल ब्लॉक में यादव समाज के कितने लोग, उसके आपको हर वेरिएबल मिल जाएगा। क्या क्या वेरिएबल मिल जाएगा? जेंडर, एज, एजुकेशन ऑफ एवरी सिंगल मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड, एसेट्स में से 5-7 तरह के एसेट्स मिलेंगे आपको ये पता लगेगा घर में चूल्हा है या कि गैस है या किस तरह से काम करते हैं, पीने का पानी कहाँ से आता है, बिजली कैसी है, 2 व्हीलर है कि नहीं, 4 व्हीलर है कि नहीं, कंप्यूटर है कि नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन आज भी सेंसस में रूटीनली इकट्ठी की जाती है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको कास्ट वाइज अवेलेबल हो जाएगी। दिस इज लेवल 1। मेरे ख्याल में जो मोदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो ये है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद इट। व्हाई? क्योंकि कई और, अगर आपको हिंदुस्तानी समाज के प्रिविलेजेस को समझना है तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो इसमें नहीं, जो सेंसस में कभी रिकॉर्ड नहीं की। सबसे बड़ी क्या? लैंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द सेंसस। उसके लिए एक अलग है, एग्रीकल्चरल सेंसस ऑफ इंडिया है। दूसरा, गांव में लैंड को छोड़ के बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो होती है, पशु, कितने पशु, उसके लिए एक अलग एनिमल सेंसस ऑफ इंडिया है। तीसरा, दुकान है, फैक्ट्री है, बिजनेस है, क्या है, ये फिर रिकॉर्ड नहीं होता सेंसस में। उसके लिए सरकार का एक तीसरा सेंसस है, सेंसस ऑफ इकोनॉमिक एंट्री। भारत सरकार सब आंकड़े इकट्ठे करती है। Please do not forget that we live in a country with one of the finest statistical systems anywhere in the world. पूरी दुनिया सीखती है हिंदुस्तान से statistical systems, मगर ये अलग अलग है। इससे आप सेंसस इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, सेंसस बेस्ड एनालिसिस नहीं कर सकते। तो ये इकोनॉमिक एंटरप्राइज, दुकान है, फैक्ट्री है, कितने लोग हैं, किसको एम्प्लॉय करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन। और एजुकेशन में सिर्फ इतना पता लगता है, मैक्सिमम कैटेगरी पोस्ट ग्रेजुएट। अब पोस्ट ग्रेजुएट को कौन पूछता है? आप और हम सब इस कमरे में बैठे हैं, हम सब जानते हैं कि एमए की क्या कीमत है इस देश में। आप इमीडिएटली वो शादी की मार्केट में इन सब का पता लगता है, अरे अरे एमए किया, बताओ तो क्या क्या है। तो फिर वो होता है कि अच्छा फला जगह से एमबीए किया है, इनके बारे में 4 बार बोला गया, ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेके आए। तो हम सब जानते हैं ना किस चीज की क्या कीमत है। सेंसस हमें ये नहीं बताता कि कौन ऑक्सफोर्ड से लेके आया है और कौन हमारे जैसी पैदल जगहों से पढ़ के आया है। तो ये जो सारे डिस्टिंक्शन है, ये जो पूरा एजुकेशनल कैटेगराइजेशन, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्योंकि उसी से आपका जॉब तय होता है, ये सेंसस में नहीं मिलता है। ये मिलता है आपको ऑल इंडिया सर्वे ऑफ हायर एजुकेशन से। तो मेरे लिए पहली कैटेगरी हुई कंप्लीट कास्ट एन्यूमरेशन इन द एग्जिस्टिंग सेंसस। सेकेंड कैटेगरी होगी कॉम्प्रिहेंसिव एन्यूमरेशन ऑफ comprehensive caste enumeration by expanding the census. सेंसस के स्कोप को आप एक्सटेंड कीजिए, इन्हीं सब सवालों को जिन्हें आप दूसरे सेंसस में पूछते हैं उनको मेन सेंसस में उठा के लिया। आई थिंक दिस इज व्हाट द ऑपोजिशन मस्ट डिमांड, क्योंकि उसके बगैर सेंसस मतलब आपको चीज मिलेगी नहीं। आपको अगर जमीन का नहीं पता लगा तो आपको क्या पता लगा? तो वो दूसरा, लेकिन मैं उससे भी सेटिस्फाइड नहीं। Third, it must mean an inventory of privileges in Indian society. उसमें क्या रह गया? वो दुनिया का कोई सेंसस नहीं कर सकता, because all the real privileges always reside in tiny islands. छोटे-छोटे islands, सचमुच privileges वही होते हैं और कोई सेंसस कभी उसको कैप्चर नहीं कर सकता। वो क्या है? हाई कोर्ट के कितने जज, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज, उनका क्या कास्ट बैकग्राउंड, कंपनीज के कितने डायरेक्टर हैं,
वो कौन है, कितने आईएएस ऑफिसर, कितने मिनिस्टर, कितने एमएलए, इसके लिए भी नीड ए सेपरेट इन्वेंटरी। इसको आप सेंसस से कभी नहीं करेंगे, इसको आप ऊपर उन इंस्टीट्यूशंस में जाके चेक करें। So that I would call a comprehensive caste inventory. So what we need, just to supplement what Professor Johansson said, what we need in this country and what we should support and what we should demand is such a comprehensive caste inventory of social opportunities, advantages, privileges and underprivileges. वो जब तस्वीर सामने आएगी तब वो हिंदुस्तान में एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रिगर बन सकता है। आर्ग्यूमेंट पहली बार उससे मैंने शायद कहा था सेकेंड डेमोक्रेटिक अपसर्च, और प्रोफेसर जोहानसन की किताब थी उसमें आया था वो आर्ग्यूमेंट। 90s में जो उसके बारे में लिखा था, दिस इज लाइक रिकॉलिंग माय प्रीवियस बर्थ, अच्छे हिंदू की तरह पूर्व जन्म वगैरह में मैं तो विश्वास करता हूँ, तो पूर्व जन्म था मेरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ याद करने की। जो आर्गुमेंट था वो उसमें था कि एक सेलिब्रेशन था। उस जमाने में हमने कहा था कि ये जो आपको लग रहा है कि ये क्या रायता सा फैल गया है, दरअसल बहुत बड़ी चीज़ हुई है हिंदुस्तान में और बहुत खूबसूरत चीज़ हुई है। वो लोग जो ने हाशिए पे इतने बरसों तक, सालों तक, सदियों तक रखा गया था, वो लोकतंत्र के अंदर आ रहे हैं, इसको सेलिब्रेट करना सीखिए, डरना बंद कीजिए। ये एक 25 साल पुराना आर्ग्यूमेंट था तब। उसके बाद जो हुआ है, देखिए ये तो हम नहीं कह सकते कि वो प्रोसेस बंद हो गया। सच बात ये है कि वो कंटिन्यू किया है। सच बात ये है कि वो अपर ओबीसी से लोअर ओबीसी में गया है। सच बात ये है कि दलित समाज में अब दलित से अति दलित की तरफ गया है, और मुसलमान में पसमानदा के सवाल की तरफ। और जो दिक्कत है वो ये जो आपने इशारा भी किया, वो ये है कि सोशल इक्वालिटी का जो सवाल की जो ट्रेजेक्ट्री है और पॉलिटिकल डेमोक्रेटाइजेशन की ट्रेजेक्ट्री, ये दोनों अलग हो गए। ये बहुत वो हुआ है। और आज हकीकत ये, और कड़वी हकीकत ये है कि आज इनमें से कुछ चीजों की प्रिंसिपल कैरियर बीजेपी, ईबीसी को पावर में लाने का काम, ईबीसी को फोरफ्रंट पे लाने का काम जितना बीजेपी ने किया, अब आप कहेंगे, मैं भी कहूंगा सिंबॉलिक तरीके से किया, वास्तव में कुछ नहीं किया, ये बात सब सच है, लेकिन किया तो। इसीलिए आज की तारीख में मुझे लेटेस्ट डेटा इसका पता नहीं है, एनईएस सीएसडीएस से चेक करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि ईबीसी का जितना वोट बीजेपी को मिलता है उतना किसी पार्टी को नहीं मिलता इस देश में। क्यों होता है भाई ऐसा? और सच बात ये है कि अगर इस कमरे में बैठे हुए हम सब लोग इस सवाल पे अलर्ट नहीं हुए तो अगले 5-7 साल में पसमानदा मुसलमान का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा बीजेपी की तरफ जाने वाला है। ये शुरुआत हो चुकी है। और पसमानदा जो शब्द, मतलब जो रियलिटी मैंने एक जमाने में इम्तियाज साहब की किताब से सीखी थी, फिर अली अनवर भाई की किताब से सीखी थी, वो हेरिटेज के बारे में आज बीजेपी बात कर रही है। ये मेन स्ट्रीम पार्टीज नहीं कर रही। मैं नहीं जानता सलमान साहब का इस पे क्या ओपिनियन है, मगर इस सवाल पे अगर ये मेन स्ट्रीम पार्टीज जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, ये पार्टीज अगर नहीं बोली तो आप यकीन मानिए 10 साल में ये सवाल बीजेपी का सवाल हो जाएगा, जिस तरीके से बीजेपी इस सवाल को उठा रही है। और मुझे लगता है तमाम सेकुलर पार्टीज इनअटेंटिव हैं इस सवाल, इनअटेंटिव हैं, झेप रही हैं, शर्माई हुई हैं, इधर उधर खिसकाने की कोशिश कर रही हैं। दिस जस्ट वुड नॉट वर्क। मैं बस एक छोटा सा आंकड़ा देके बात खत्म करूंगा, लंबा जवाब नहीं दिया। बिहार का कास्ट सर्वे आया है, मैंने उसको केयरफुली देखा क्योंकि सारा एक्साइटमेंट सिर्फ उस पे हो गया है कितने परसेंटेज किस कास्ट का नंबर है। पर मैं बार बार कहता हूँ, कास्ट सेंसस इज नॉट अबाउट द नंबर ऑफ कम्युनिटी, इट्स अबाउट द सोशो एजुकेशनल प्रोफाइल। तो मैंने बिहार की सोशो एजुकेशनल प्रोफाइल देखी मुस्लिम्स की। एक तो बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई हुई है और ये तमाम दुष्प्रचार कि ये कास्ट सेंसस सिर्फ हिंदूज को बांटने का तरीका है, देखना मुसलमानों से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो बिल्कुल बकवास है जो एकदम शुद्ध। अब बिहार में सवाल पूछा जा चुका है। एंड द इंटरेस्टिंग फाइंडिंग इज हाउ बैड इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिटीज, हाउ बैड इज द ऑफिशियल क्लासिफिकेशन। बिहार की
3 कम्युनिटीज को फॉरवर्ड में रखा गया है, शेख, पठान और सैयद। अब उसका एजुकेशन डेटा मैंने देखा, सैयद तो होना चाहिए फॉरवर्ड, क्योंकि उसका सैयद का जो एजुकेशनल प्रोफाइल है वो भूमिहार जितना के लगभग बराबर है। लेकिन शेख और पठान का कोई वजह नहीं है कि आपने उनको क्यों फॉरवर्ड कम्युनिटी में रखा हुआ है। उसका एजुकेशनल प्रोफाइल ओबीसी से थोड़ा सा बुरा है। उसका एजुकेशन प्रोफाइल कुर्मी और बनिया, बिहार का तेली भी जो है ओबीसी होता है, उससे बुरा है। इन दोनों का क्यों रखा हुआ है? उधर मलिक मुसलमान को ओबीसी में रखा गया है, जबकि उसका प्रोफाइल फॉरवर्ड के बराबर है। और सुरजापुरी मुसलमान को ओबीसी अपर में रखा गया है, उसका एजुकेशनल प्रोफाइल दलित से ज्यादा खराब है। But how stupid, how completely arbitrary is this classification of Muslim communities? तो मैं समझता हूँ कि इस कास्ट सेंसस से जिसको फायदा होगा वाकई, वो दरअसल ईबीसीज को, हिंदुस्तान की तमाम ईबीसीज को और पसमानदा मुसलमान, इन दोनों को वाकई सबसे ज्यादा फायदा होगा इस सेंसस का। और जो लोग उनकी पॉलिटिक्स करना सीखेंगे उन्हें पॉलिटिकल फायदा भी होगा, जो नहीं सीखेंगे उन्हें नुकसान होगा। Demand for inclusion of queer or other than male and female, there should be a third category, which and within that category there should be subcategories, self-identified. That's a perfectly justified demand, and I see no reason why. Once again, but again, it's a question of politics, mobilization, and so on and so forth. On your question, I think what has happened, and that's incorrect and unfortunate, caste has become a generic name for what should be caste, community, tribe. जात, बिरादरी और tribe, उन तीनों के लिए नाम caste हो गया है. It's incorrect. When Kumar Suresh Singh brings out the People of India volume, which is actually an enumeration of all caste, communities and tribes of India, which is how it should be. But yes, it would involve enumeration of all the tribes, and it has always happened. So it will be repetition, but I do agree that it actually, in a sense, visually and in terms of our approach, it skews it in favor of caste. Everything else has to be viewed from the lens of caste, as if Muslim biradaris are nothing but Hindu castes, as if tribes are nothing but castes, etc. That's a problem that we have. It is a problem. On what would happen on the Muslim question, it's a very straightforward answer. Census has 3 separate questions which have no relationship to one another. One is religion. Everyone is asked, what is the religion of the head of the household? Second question is language. No matter what your religion is, you are asked, what is your home language, mother tongue, whatever. And third is caste, community, tribe, which is irrespective of your religion or your language, what is your caste? These 3 questions have no bearing upon each other. So yes, of course, every Muslim household, every Christian household, every Buddhist household will be asked this question. And as you know, among Christians too, again, the word caste is a misnomer. But we know there are Syrian Christians, there are others, so once again, caste is a bit of a misnomer for that. But yes, this will be recorded. And when you have a caste census of Kerala, for the Christians, they record the denominations of Christians, which have routinely been recorded. And for example, when Bihar has the caste census, this is exactly how it was recorded. Sayyids, Sheikh, Pathan, Surjapuri, this, that, etc. And this is how it should be. And I personally think it is very important that it should be recorded that way. On that, just that final question that you had asked although the question was addressed to her, I just wanted to add something, which was... Yeah, you see, on the genuinely, so on the one hand there would be political campaigns saying गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हमारी कोई जाति नहीं है, हम मुसलमान हैं, सिर्फ इस्लाम है, etc. All this would happen, which is all right. I do not think it's illegitimate. Indian census has always allowed, if you were asked about religion,
You could always say atheism is my religion. You could actually say Marxism is my religion. That's technically allowed. You could write it. Similarly, people should be allowed to say, I have no caste. That's perfectly all right. Let them say so. And in some cases, it would be a genuine answer. My wife and I have different castes. Our children do not use any surname. So when they are asked, their correct answer would be to say, we don't know. All right, they should be allowed that answer. The only thing is, once you give that answer, you would not be entitled to claiming any benefits of affirmative action. That's the only thing. अब दीजिए ना, जिसने कहना है मैं कास्टलेस हूँ, सबको कहने दीजिए. गिन लीजिए इस देश में कितने कास्टलेस लोग हैं, और उनको बताइए आप जनरल कैटेगरी में होंगे, आपको रिजर्वेशन का एडवांटेज. Census is not linked to any benefit. उसमें क्या होगा, आपका जो ओवरऑल जो नंबर्स हैं. If you do that, then it is a Pandora's box. नहीं सर, मैं कह रहा हूँ, नहीं, I agree. Unit level data is of course a confidential data. It is not linked to anything. मगर what I'm saying is that the numbers, census would give you numbers. General कितने हैं, OBC कितने हैं. The simple fact is, anyone who belongs to OBC or SC or ST would never say I am casteless. They would always say we belong to this. And the purpose of the census, one of the principal purposes of the census is A, to determine the overall quantum of each group. Second, to see the socio-educational profile. Professor Hassan, you have written so powerfully about how Muslims have not been counted as an economic entity. It took so long, with the Sachar Committee report, that the idea of Muslims as, an economic, the fact that they have socio-economic lives could be made mainstream. Otherwise, culture was the big question always, and it still remains. And the other interesting thing is that caste के बारे में हमेशा ये बोला जाता है कि ये सिर्फ इकोनॉमिक ही रहने दो तो अच्छा है. इसमें कल्चर मत लाओ, इसमें मत बात करो कि आपकी अलग कल्चर है, आपका खाना पीना अलग है. So what are these twin lives of caste and religion? We know they're connected, and you were talking about how the caste census will kind of break some idea of Hindu monolith. But yeah, I just want your comment on this diverging life of caste and religion with regards to how one entity always, the mainstream narrative wants it to be studied only with economic terms, which is caste. And मुसलमानों को इकोनॉमिक टर्म से नहीं स्टडी किया जाए, ये ज़्यादा ज़रूरी है. माइनॉरिटी के जो इश्यूज हैं उनको आप आइडेंटिटी के तौर पे देखते हैं, और कास्ट जो है वो एक तरह से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट है. तो मुझे लगता है कि ये कुछ हद तक तो इसकी वजह ज़ाहिर ये है पार्टीशन जो हुआ, और जिस बेसिस पे पार्टीशन हुआ तो उसमें उन हालात में जो माइनॉरिटीज़ थे उनका recognition जो था, it was important to give them recognition, a cultural recognition, a social recognition. अब उसके जो unfortunate consequences हुए वो ये हुए कि जो discrimination वो face करते हैं, या जो बहुत बड़ा issue जो employment का है, education. मतलब अब आप ये देखिए कि ज़ाहिर है इस वक्त अगर हम कंपेयर करें दलित्स का एजुकेशनल लेवल और मुसलमानों का एजुकेशनल लेवल, तो शायद बहुत हद तक दलित्स का जो एजुकेशनल लेवल है वो बेहतर है मुसलमानों के मुकाबले में. और उसकी एक वजह यही है कि ज़ाहिर उनके लिए एक अफर्मेटिव एक्शन है, इतना एलैबोरेट अफर्मेटिव एक्शन है, उनको एक्सेस है स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, जो कि ज़ाहिर माइनॉरिटीज़ को नहीं है. तो ये तो एक हिंदुस्तान का पिछले 75 साल में, ये तो एक बहुत बड़ा, आपने जो इशू उठाया वो तो एक बहुत बड़ा इशू है, जैसा कि आपने कहा कास्ट वर्सेस रिलीजन. और मगर अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पहले उसको एक तरह से सेक्युलराइज किया गया, अब उसी आइडेंटिटी को अब देखिए पिछले 10-12 साल में उसको वेपनाइज आइडेंटिटी को अब देखिए पिछले 10-12 साल में उसको वेपनाइज कर दिया गया. मगर अब इसका हल क्या है ये कहना मुश्किल है, इसलिए कि अब एक
माइनॉरिटीज़ में भी एक आवाज़ है कि भाई उनको भी अफर्मेटिव एक्शन मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं अफर्मेटिव एक्शन और रेजर्वेशन। ठीक है, रेजर्वेशन मुश्किल है क्योंकि जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन ने रिलीजन बेस्ड रेजर्वेशंस को नहीं एक्सेप्ट किया और उसकी ज़ाहिर ऑब्वियस वजह थी। तो मगर अफर्मेटिव एक्शन या एक तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तो दिया जा सकता है, मगर वो भी नहीं हो सका। और उसमें मेरे ख्याल में खाली हम इस वक्त की सरकार को नहीं उसके लिए ब्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से मौके थे पहली सरकारों के पास, कांग्रेस की सरकार के पास बहुत से मौके थे। या ये कि वो जो सचर कमेटी थी उसी को उन्होंने अगर जब भाई ये तो 2005 में आ गई थी और ये सरकार तो आई 2014, तो 9 साल में आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते थे। जब आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि सच्चर कमेटी बनाई और जिसने पूरा एक नहायत उम्दा रिपोर्ट पेश की, तो उसके बाद कुछ तो फॉलोअप होना चाहिए था। ठीक है आपको, मगर ये सोचना कि खाली रिजर्वेशन ही होगा वो ज़रूरी नहीं था। बहुत सी और चीज़ें हो सकती थी जो कि नहीं की गई। मगर मेरे ख्याल में ये जो आपने सवाल उठाया, ये दिस इज़ इन माई व्यू वन ऑफ द सेंट्रल इश्यूज and one of the central dilemmas of government policy, state policy, politics. But of course, much less can be done in that regard now that we have a completely dramatically different political situation.